हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना प्रश्नावली 12.2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का प्रश्नावली 12.2 ही है ना, तो इसका हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, ध्यान से देखो, जैसे यहां पर आपका जो घनाभ बनाया है कुछ इसी तरीके से बनाया है। ठीक है, ये सीधा लाइन होगा, समझ लेना अपना। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये घनाभ घनाभ के आकार का है। इसी में क्या किया है, 4 गड्ढा किया गया ना। एक गड्ढा आपका इधर है, एक गड्ढा इधर है, एक गड्ढा इधर है, और एक गड्ढा अंदर से देखोगे तो शंख के आकार का है ना। एक गड्ढा जब अंदर से देखो, वहां पर बगल में भी एक फिगर बनाया है ना, बगल में केवल इतने का फिगर बनाया है, ये ऊपर वाला। उस पे आप जब कलम रखोगे तो अंदर देखो, इन सब का जो पेंसिल का, जब आप जैसे पेंसिल को आप छीलोगे तो उसका जो कोन होगा पूरा शंख के हित जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसी में ऐसे खड़ा करने के लिए होगा। तो फिर क्या बोला है कि जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे, यहाँ पर तुमने 3 ही बनाए, आप समझ लेना ऐसे 4 है, चलो 4 ही बना देते हैं। इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 गड्ढे बने हुए, इसमें आप वैसे पेन खोज दोगे। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे इसको कैसे पढ़ते हो, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जैसे कभी घर और बनता है तो आप पूछते हो ना 5/4 का है, 4/5 का है, 10/10 का है, तो वो क्या बता, 10/10 का मतलब 10 लंबाई और 10 चौड़ाई, 10/20 का मतलब क्या है, 10 लंबाई 20 चौड़ाई। तो अगर इतना बाई इतना बाई इतना, इसका मतलब इतना लंबाई इतना चौड़ाई इतना ऊंचाई। तो ये लंबाई इसका कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फिर ये चौड़ाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यानी ये ना, या ये सभी ऊंचाई ही तो होंगी। तो ऊंचाई कितना दिया आपको, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। जो गड्ढा है, क्योंकि गड्ढा सब शंकु आकार का है तो ये अंदर कुछ गहरा होगा ना, इसकी जो गहराई यानी इसकी जो ऊंचाई दिया है, यही बोल सकते हैं। अरे गहराई ऊंचाई का काम करेगा। और ये सभी जो गड्ढा है ये किस आकार का होगा, कोन के आकार का होगा, शंख के ही तो आकार का होगा। शंख की ऊंचाई होती है कि नहीं ऊंचाई होती है। अगर आप इसको ऊपर से जाके देखोगे, ऊपर से आपको कुछ ऐसा ही तो दिखेगा ये। तो ये जो इसकी ऊंचाई दी है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना दी है, 0.5, और जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताओ, इसमें ये जो पूरा कलमदान है, क्योंकि ये बना किसका है, लकड़ी का ही तो बना है, तो केवल पूछा कि इसमें लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो आपको आयतन पता है ना, आयतन का मतलब कोई खुद जितना जगह घेरता है वो उसका आयतन होगा। अगर ये गड्ढा ना होता तो जितना घनाभ का आयतन होता उतना पूरा लकड़ी होता। लेकिन इसी पूरे लकड़ी में से, यानी इस पूरे घनाभ में से हमने 4 शंकु काट के निकाल लिया है। अब अंदर तो खोखला हो गया होगा, तो उसके आयतन का तो वो हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो हवा भरा होगा। आपको यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कितने जगह में हवा भरेगा, आपको पूछा है कि इस लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे, इस पूरे घनाभ के आयतन में से इन 4 शंकु का आयतन निकाल दो, क्योंकि वो उतना शंकु तो खाली हो गया ना, वो तो लकड़ी के आयतन में नहीं आएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस लकड़ी का आयतन। तो आप पहले लिख लो, दिया है, क्या दिया है, घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तथा शंकु, ये जो शंक्वाकार है, तथा प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन पूछा है ना, लकड़ी का आयतन ये क्या हो जाएगा, इस पूरे घनाभ का आयतन ना, घनाभ का आयतन माइनस
शंकु का आयतन घटा दे, लेकिन कितने शंकु है? 4 शंकु है। आपको क्वेश्चन में शंकु नहीं बोला है, क्वेश्चन में आपको गड्ढे बोल दिया है, लेकिन सवाल में बोल दिया कि ये जो गड्ढा है वो शंकु के ही आकार का है ना। तो आप बोल सकते हो -4 गुणे कर दिया, यानी चारों का, क्योंकि 4 गड्ढा है ना, 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का क्षेत्रफल आयतन ना, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, -4 गुणे शंकु का आयतन कितना आता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। -4 गुणे 1/3 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 रख दे। सवाल में नहीं बोला है कुछ ना, जब सवाल में नहीं बोला तो आप 22/7 ही रखो। रेडियस कितना दिया है इसका? 0.5 का स्क्वायर गुणे हाइट कितना है? 1.4। तो 7 से तो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, बाकी और कोई नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप गुणा कर दो। 35 में 15 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 × 3 = 45 और 45 × 7 = 52 ना। तो कितना आ जाएगा? 525, क्योंकि ये 10 है, 10 दशमलव के एक अंक हटा देगा ना, तो बचेगा कितना? 525 माइनस यहाँ पर गुणा करो। अब देखो यहाँ पर गुणा में कितना हो जाएगा? 4 गुणे 22, 22 × 88 हो जाएगा ना, और बाकी भी 0.2 का गुणा करोगे, तो जब 0.2 का गुणा करोगे, 8 दूनी 16 की 86 लगा, 8 दूनी 16 17, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक, लेकिन यहाँ पर 5 × 5 = 25 बचेगा ना। तो यानी अभी आपको इतने में 25, और लेकिन 25 यानी 0.25, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे यानी उसी का गुणा उसी में, तो दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक मिला के दशमलव बाद कितना आ जाएगा? 2 अंक। तो हमने दशमलव बाद 2 अंक लगा दिया। समझ में आया ये चीज ना? तो आप इसका गुणा करो, तो हम इधर स्पेस थोड़ा बनाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 176 में आपको कितने का गुणा करना है? 25 का। तो 6 × 5 = 30 की 0 हासिल लगा 3, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38 की 8 हासिल लगा 3, 5 × 1 = 5 3 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 2 1 2 1 3 0 10, 8 5 13 1 14, 3 1 4। देखो दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 3 अंक, तो ये कितना आ जाएगा? 4 दशमलव। तो अभी ये हमने कितने का गुणा किया? 4 का, 22 का, ये और ये, तो ये कितना आ जाएगा? 4.4। अरे 0 0 कर लास्ट में, तो उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन अभी बटे 3 है। देखो यहाँ पर अभी बटे 3 है, तो अभी आपको 3 का भाग भी देना है। तो जब 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 44 में आप 3 का भाग दो ना। देखो 44 क्यों भाग दे रहे हैं? इसको हम 44/3 गुणे 1/10 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं? दशमलव हटाए, नीचे 10 का गुणा कर दिए, तो जब 44 का 3 भाग दो, जो आएगा फिर हम बाद में देखेंगे। तो कितना? 3 1 के 3 बचा 1 14, 3 4 3 चौक 12 बचा कितना? 2 दशमलव 0, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा दशमलव 0, 3 6 18, तो कितना आया? ये फाइनली आपका आया कितना? 14.66, लेकिन बटे 10 है, तो दशमलव एक अंक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1.466। जब भाग होता है तो दशमलव इधर शिफ्ट होता है, गुणा होता है दशमलव उधर शिफ्ट होता है, इतना तो जानते हो ना। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.466। तो आप घटा दो, तो घटाओगे कितना आ जाएगा? ये 525 माइनस 1.466, तो 0.00 कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना? 4 3 5, फिर 5 में से घटाओगे 4, 524। तो कितना आ जाएगा आपका? 5 से 24.534, और क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका लकड़ी का आयतन आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना थोड़ा, देखो जब ये इधर चला गया एक, तो यहाँ पर 4 बचा, 4 में से घटाओगे 4 नहीं बचेगा, कितना बचेगा? 3, तो कितना आ जाएगा? 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट करना है तो कर सकते हो कि अतः कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन 523.534 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? तो फिर आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। कोई एक बर्तन है उल्टा शंकु, सीधा शंकु लगभग आपका इस प्रकार का होगा, और अब इसमें पानी भरोगे कैसे? अगर ऐसे होगा तो उल्टा कर दोगे तो उसमें आप पानी आ सकता है ना। तो ये बोला है कि जो आपका बर्तन है कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का, यानी कुछ इस तरीके से समझना। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है ये कितनी दी है आपको? 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। उस ऊपरी सिरा बोला है खुला है ना, और इसकी त्रिज्या आपको कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है।
जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इस बर्तन में हम शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं, जैसे मान लो ये शीशे की गोली है ना, जब इसको हम इस बर्तन में डालेंगे तो क्या होगा, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, जो गोली है इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। गोली आपका गोलाकार ही होगा ना, इसकी त्रिज्या कितनी दी 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। जब हम इस गोली को इसमें डालें, यानी गोली इतना छोटा नहीं होगा तो गोली आपका थोड़ा ठीक ठाक होगा, क्योंकि इसका 1/4 पानी बाहर कर दिया, तो यानी ठीक ठाक होगा तभी तो 1/4 पानी बाहर करेगा। तो कितना इसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। सवाल बोला है कि जब इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन, हाँ, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या थी। अच्छा, आपसे पूछ लिया कि इसे हम कितनी गोलियां डाले होंगे। ध्यान से समझो एक बार फिर क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला है कि एक शंकु है जो इस प्रकार से रखा हुआ है, इस शंकु की त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी बोली है 8 सेंटीमीटर। बोला है कि एक गोली है जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी ऐसी हमने कुछ गोलियां डाली हैं, क्योंकि लास्ट में आपको कैसे पता चलेगा एक गोली डाले हो कितना गोली डाले हो। सवाल में बोला है कि ऐसी कितनी गोलियां डाली, यानी कुछ ज्यादा 2 4 5 10 गोली डाली होगी, तो हमें नहीं पता कितनी गोलियां डाली जाती है। तो जो भी गोली डाली जाएगी, जब हम 2 गोली 4 गोली 5 गोली, आपको ये बताना कितनी गोली डाल दे इसमें कि इसका 1/4 पानी कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। यानी अगर जैसे मान लो आप 3 गोली डालोगे तो कोई भी गोली कितना पानी, जैसे खुद सोचो अगर बाल्टी में पानी है तो जब गोली पड़ेगा, गोली उसके अंदर जाएगा तो कितना पानी बाहर निकालेगा, जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी वो बाहर निकाल देगा, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल भरा है ना, तो आप उसमें थोड़ा भी एंट्री करोगे, जितना आयतन डालोगे उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो अगर इसका 1/4 पानी बाहर आया, यानी पूरे आयतन का 1/4 आयतन बाहर आ गया। 1/4 आयतन बाहर कब आया होगा, जब उसके 1/4 आयतन के बराबर आप गोली डाले होगे। हर गोली का आयतन होगा, आप मान लो n गोली डाले हो तो n गोली का आयतन के लिए n का गुणा कर दोगे, और वो जो n गोली का आयतन है, यानी जो सभी गोलियों का आयतन है, वो इसके 1/4 के क्या होगा, बराबर होगा। तो सवाल में यही करना है, वहां से पक्षांतर करके आपको क्या निकाल लेना है, इनका मान। तो सबसे पहले आपको जो दिया लिखो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो फिर हम अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग लिख देंगे, तो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या, जो जो दिया है शंकु, कोष्ठक में आप बाल्टी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका बाल्टी ही शंकु है ना, बाल्टी। चलो, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया ना, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी दी है। चलो एक काम करो, क्योंकि हम यहां पर 2 त्रिज्या, तो इसको हम R1 मान ले और इसकी त्रिज्या को हम R2 मान ले। प्रत्येक गोली की त्रिज्या यानी R2 बराबर कितना 0.5 सेंटीमीटर। इधर से फिगर हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो, इधर हमने ऐसे ऐसे एक गोली बना दिया ना, जब ये गोली ऐसे इसमें पड़ा, इस गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे एक गोली नहीं है, ऐसे ऐसी आपकी कुछ गोलियां होंगी, हमें नहीं पता कितनी गोली है। तो मान लेते हैं कितनी गोली है, n गोली, ठीक है। माना बाल्टी में आप x गोली मान सकते हो, यहां पर संख्या पूछे तो संख्या को हम अक्सर n से मान लेते हैं, संख्या को अक्सर n से दर्शाते हैं ना, तो मान लेते माना बाल्टी में n गोली डाली जाती है, तो शंकु का आयतन, बाल्टी का आयतन यानी शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कितना हो जाएगा 22/7 गुणे रेडियस कितना है, रेडियस देखो तो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर गुणे हाइट कितना है 8, तो गुणा भाग करें। एक काम करो, मत गुणा भाग करो, अभी आपको आगे बराबर बराबर करना है, हो सकता है कब काफी चीज कैंसिल हो जाए, ठीक है। इतने पे छोड़ दो, जहां जरूरत पड़ेगा हम बात करेंगे। तो ये शंकु का आयतन हुआ। अच्छा, एक गोली का आयतन निकालो, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि गोली गोलाकार होगा, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22 और रेडियस कितना है एक गोली का 0.5 और इसका क्यूब। नहीं दिक्कत है यहां तक। लेकिन हमको केवल एक गोली का आयतन नहीं निकालना है, हमको पूरी n गोली का आयतन निकालना है, क्योंकि आप 1 2 गोली डाले नहीं हो, आप 10 15 गोली पता नहीं कितना डाले होगी। तो हम मान ले हैं n गोली डाले हो ना,
तो आप पूरे एनो गोली का आयतन निकाल लो। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर एक गोली का आयतन इतना है, एन गोली का आयतन कितना हो जाएगा? एन गोली का आयतन, एन गोली का आयतन, एन का, अरे एक का आयतन इतना है तो एन का निकालना है तो एन का गुणा कर दोगे। एन गुणे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.5 का क्यूब। सवाल में क्या बोला है कि जो आपने गोली डाला तो इसका 1/4 पानी बाहर आ गया, यानी जो सभी एन गोली का आयतन है इसके 1/4 आयतन के बराबर होगा। अरे जितना उसका आयतन होगा उतना ही तो पानी बाहर निकालेगा, तो कितना पानी बाहर निकाला? इसका 1/4, यानी उसका इन सभी का आयतन इसके 1/4 आयतन के बराबर होगा। तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि एन सभी गोलियां डालने पर, सभी एन गोलियां डालने पर बाल्टी का 1/4, 1/4 ऐसे लिख दो, 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर इसको हम लिखे आगे। देखो, तो अगर सभी 1/4 पानी बाहर आ गए तो इस बात का मतलब क्या है? सभी एन गोली का आयतन, दिस इंप्लाइज दैट एन गोली का आयतन ये कितने के बराबर होगा? बाल्टी के आयतन का 1/4। बोलो, बाल्टी का आयतन का 1/4, 1/4 यानी बटे 4। समझ में आया बात ना? तो एन गोली का आयतन कितना आया है? एन गुणे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.5 का क्यूब बराबर बाल्टी का आयतन यही तो आया था, 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 8, लेकिन ये 4 करना है तो 4 कर दो। समझ में आया ना? तो अब देखो 22/7 22/7 तो कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, यानी यहां से n गुणे 4 गुणे, अच्छा 0.5 का क्यूब यानी 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5, और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हुआ है ना, ये 4 तो इसका है ना, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर अभी कितना बचा है? तो एक काम करो, क्या यहां से आप ऐसा कर सकते हो, n गुणे 4 गुणे 5/10, दशमलव हटा दिए, ऊपर से दशमलव हटाया नीचे भाग दिए, 5/10 गुणे 5/10 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 2 5 भी कैंसिल हुआ, बोलो, और 2 से 2 कैंसिल कर, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा गुणे, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर भी एक 5 बचा है, और एक काम करें 5 दूनी 10 और 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचा कितना n बटे, ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है सब, 10 दाम में 100 बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, तो जब 100 का गुणा हो जाएगा तो n बराबर कितना आ गया 100। आपको यही तो चाहिए था ना, कितना गोली डाले हो, तो यानी आपने इस बाल्टी में कुल कितनी गोलियां डाली होगी 100, तब जाके इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। तो ये बात समझ में आया ना यहाँ पर क्या हुआ? तो ठीक है, आपको ये भी कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है ना, इस प्रकार से आपका क्या है? एक बेलन है। क्या बोला कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस बेलन के ऊपर एक और अन्य बेलन रखा गया है इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन हम क्यों इसको छोटा बनाए? क्योंकि इसका त्रिज्या ही कितना, देखो सवाल में देखो ना, बोला है ये कौन सा 6वां क्वेश्चन है ना, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 8। इसका अगर व्यास 24 है तो त्रिज्या तो 12 होगा, और इसका त्रिज्या 8 है, यानी उसका त्रिज्या कम ही होगा, यानी सीधी सी बात उससे छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको क्या बनाया? छोटा। तो इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया। इस प्रकार से हमने क्या किया? एक लोहे का स्तंभ बनाया, ठीक। तो फिर इसके आगे बोला है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो पूरा आपका स्तंभ है, इस प्रकार के लोहे का जो स्तंभ है, इस पूरे का आपको क्या बताना है? द्रव्यमान। क्या बताना है? इसका द्रव्यमान बताना है। लेकिन कब? जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, आपको ये दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम।
सवाल में दिया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आयतन है कि नहीं है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। तो आप पूरे इसका पूरा आयतन निकाल सकते हो। तो अगर एक का द्रव्यमान इतना है तो जितना आएगा उसमें 8 का गुणा कर दोगे, पूरे का द्रव्यमान मिल जाएगा। और आपको सवाल में बोल दिया है कि पाई के वैल्यू कितना लेना है 3.14। ठीक है, तो चलो सबसे पहले दोनों बेलन का जो ऊंचाई त्रिज्या ये सब दिया लिखते हैं ना। तो लोहे के स्तंभ में प्रयुक्त, लोहे के स्तंभ में प्रयुक्त, एक काम करें, इसको मान ले बेलन 1 और इसको मान लेते हैं बेलन 2। ठीक, लोहे के स्तंभ में प्रयुक्त बेलन 1 के लिए, बेलन 1 के लिए R1 और H1 बताओ कितना होगा। R1 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर का आधा, यानी 24/2, यानी कितना 12 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर। हम लिखे नहीं त्रिज्या, और सीधा R का मतलब त्रिज्या ही होता है और इसका मतलब ऊंचाई। अब इतना करते करते समझ गए हो ना। ठीक है, अब बेलन 2 के लिए बताओ, बेलन 2 के लिए, बेलन 2 के लिए R2 और H2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और बेलन 2 की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो बेलन का पहले हम क्या निकालते हैं कुल आयतन, क्योंकि बोला है एक का आयतन इतना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन इतना है, तो पूरे का द्रव्यमान चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है ना, तो अगर पूरे का द्रव्यमान चाहिए तो पूरा पहले आयतन निकालो। तो पूरे स्तंभ की आयतन, तो पूरे स्तंभ का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन फर्स्ट का आयतन प्लस बेलन सेकंड का आयतन प्लस बेलन सेकंड का आयतन। तो बेलन फर्स्ट का आयतन, बेलन का आयतन होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरे के लिए पाई R2 स्क्वायर H2। बोलो कह सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, पाई की वैल्यू कॉमन ले ले दोनों से, पाई की वैल्यू जब कॉमन लोगे 3.14 बाहर आ जाएगा। पाई का मतलब सवाल में बोला 3.14 रखना है। तो यहाँ पर R1 बताओ, R1 कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग इंटू, चलो कंफ्यूज मत हो, हम दोनों बार लिख दे रहे हैं, अभी बाद में कॉमन ले लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, बताओ R1 का वैल्यू कितना दिया है 12 का वर्ग और H1 का वैल्यू कितना दिया है 220, प्लस पाई की वैल्यू 3.14 गुणे R2 का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का वर्ग गुणे 60। ठीक है, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को। तो कॉमन लेना है तो ले लो, 3.14 कॉमन लो। ठीक है, और कितना कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन ले यहाँ से, देखो 4 3 12 है और यहाँ पर 4 दूनी 8 है, तो 4 कॉमन ले, 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12 है। तो जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, फिर क्योंकि 12 गुणे 12 है ना, 12 का वर्ग यानी 12 गुणे 12, तो आप 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 3 बचेगा, और फिर 1 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो फिर 1 3 और बचेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं, 3.14 बाहर है, 8 का वर्ग यानी 8 गुणे 8 होगा क्या, जब 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इसमें से भी 4 कॉमन लिए तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। देखो यहाँ पर भी 12 गुणे 12 है, यहाँ पर 8 गुणे 8 है, तो 12 यहाँ पर होगा 8 यहाँ पर होगा, 12 और 8 में से 4 कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। फिर स्क्वायर यानी 2 बार 12 होगा, तो दूसरा 12 और दूसरे 8 में से भी तो 4 कॉमन ले सकते हो। तो जब 12 में से 4 कॉमन लिए 3 बचा है दोनों बार, और जब यहाँ पर 8 में से 4 कॉमन लिए तो 2 बचा है। और चलो अब यहाँ पर देखो 60 है और यहाँ पर 0 है, मतलब 2 से 20 है, तो 0 और 6 यानी 30 कॉमन ले ले, सॉरी 20 ना, 20 कॉमन लोगे, ये भी 2 से कटेगा ये भी 2 से कटेगा, तो आप एक काम करो क्या कॉमन ले लो 20 कॉमन लो। जब 20 कॉमन लो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 11, अरे 11 दूना ही तो 22 होता है ना। तो जब 2 कॉमन लिए तो 2 1 के 2 2 1 के 2 और 0 कॉमन है, और 60 में से जब 20 कॉमन लोगे तो 20 से कितना हो जाएगा 60। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है किसी को ना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आप पूरा गुणा भाग करो, तो इसका भी धीरे धीरे गुणा कर, तो 4 चौक 16 और 16 दूना 32, तो 3.14 गुणे 32 यानी 320, और ये गुणा करो 3 त्रिका 11 9 99 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 3 से 14 में कितने का गुणा करो 32 का गुणा करो, 4 दूनी 8 2 1 के 2 3 दूनी 6 4 3 12 2 हाथ से लगाए, 3 1 के 3 है 4 और 3 त्रिका 9 8 2 2 4 6 4 10 की 0 हाथ लगाए 1 9 1 10,
तो यानी कितना आ जाएगा 10 48, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो। अब यहाँ पर कितना, अब इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 यानी 111। तो ठीक है, अब आप 148 ना सॉरी 148 में जब 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 111 है ना, यहाँ पर 111, जब आप 111 का गुणा करोगे तो 148, फिर 148, फिर यहाँ से भी 148, तो 8 8 4 12 की 2 हासिल लगाए, 8 4 12 13 3 हासिल लगाए, 4 1 5 1 1 1, तो यानी ये कितना आ जाएगा 1 1 1 5 3 2 8, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 11,153.28, ये इसका क्या आया है आयतन आया है। अभी आपको क्या निकालना द्रव्यमान, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो गुणा भाग में तो नहीं दिक्कत हुआ ना, अब इतना तो आप मल्टीप्लाई और एडिशन तो कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अब आपको दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान निकालना है तो 8 का आपको क्या करना पड़ेगा गुणा। तो पहले एक काम करो, आप इतना कॉपी कर लो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। दिया है, क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान ये कितना है 8 ग्राम। तो दिस इंप्लाइज दैट 11,153.28 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 11,553.28 गुणे 8। कर सकते हो ऐसा, अरे बस इसने में आपको 8 का गुणा ही तो करना है ना। और ये क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक ही नियम, एक पेन का दाम पता है 10 का निकालना है तो 10 का गुणा कर दोगे। तो अगर 1 सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो इतने का आयतन इतने का द्रव्यमान निकालना है तो इतने में 8 का गुणा कर दो। अरे वैसे समझ लो ना, एक पेन का दाम 8 रुपया है तो इतने पेन का दाम निकालने के लिए इतने पेन में 8 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो आप गुणा करो कितना आ जाएगा, तो 11,153.28, इसमें से आपको कितना गुणा करना 8 का, 8 × 16 सॉरी 8 × 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 × 22 की 2 हासिल लगा 2, 8 × 24, 25 26 की 6 हासिल लगा 2, 8 × 45, 40 2 42 की 2 हासिल लगा 4, 8 × 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर 8 × 8 8 × 9 और 8 × 8, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 2 2 6.24 ग्राम। ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, जब हम यहाँ पर गुणा किए तो यहाँ पर केवल 32 का गुणा किए ना, अभी यहाँ पर एक जीरो है, तो जब एक जीरो का गुणा कर दोगे 10, क्योंकि आप 10 का गुणा करते हो दशमलव उधर खिसक सकता है और 10 का भाग देते हो दशमलव इधर खिसक सकता है, यानी जब ये गुणा करोगे ये दशमलव कहाँ खिसक जाएगा यहाँ पर। अरे ये भी तो जीरो है ना, ये जीरो हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो ये दशमलव उधर खिसक जाएगा, यानी फिर ये दशमलव यहाँ पर खिसकेगा, तो यानी ये भी दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी ये भी दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना। तो ये किस में आया है, ग्राम में आया है, तो लेकिन हम इसको किलोग्राम बदल सकते हैं। एक किलोग्राम को ग्राम बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हो, और ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 8 9 2 2 6 2.4 बटे 1000, लेकिन अभी किस में आ जाएगा किलोग्राम में। जब 1000 यानी 3 जीरो, जब भाग दे तो दशमलव इधर खिसक सकता है तो दशमलव 3 अंक खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी 892.2624, तो आप लगभग 892.26 आपका आंसर दिया। तो लेकिन ये किस में आ जाएगा केजी में। समझ में आ रहा है ना। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। इतने के बाद आपका ये इतना है। कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है ना। एक आपका ठोस है, उसमें दो चीज है, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो जैसे समझ लो कि आपका कुछ अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया है। अब देखो दोनों की त्रिज्या अगर बराबर होगा तो इसी तरीके का होगा, अगर शंकु का त्रिज्या कम होगा, इसका त्रिज्या ज्यादा होगा, आपका फिगर कुछ फिर ऐसे भी तो बन सकता है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन है, क्योंकि आपको सवाल में दिया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। जो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या दिया वो कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी जो शंकु है यह किस गोले पर आरोपित, किस अर्धगोले पर आरोपित है, जिसकी त्रिज्या भी 60, दोनों की त्रिज्या बराबर होगा,
यानी अध्यारोपित वाला केस हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ये जो आपका पूरा ठोस है इसको एक बेलनकार बर्तन है उसमें डाल दिया जाता है। तो जैसे मान लो कुछ, फिर आपका जब डाल दोगे उस बेलनाकार बर्तन में और इस प्रकार डाला जाता है कि यह क्या करता है, उसके तली को स्पर्श करता है ना। मान लेते ये इसका तली है ना, इस तली को स्पर्श करेगा तो ये फिर ऊपर से भी कुछ इस तरीके से ही होगा। तो क्या बोला कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये जो बेलन है इसकी भी त्रिज्या है, यानी देखो शंख की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, और जो बेलन है इसकी भी त्रिज्या कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। अब देखो इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर होने का मतलब समझ रहे हो, आपको पता है अगर इधर 60 है तो ये भी 60 ही होगा कि नहीं 60 होगा। तो अगर इतना 120 है और इतना 60 है तो 120 और 60 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी पूरा यहां से यहां तक ही आएगा, यानी एक्स्ट्रा बेलन नहीं होगा। बात समझना, यानी जब आप उसमें डलोगे तो पूरा कवर कर लेगा। और ये कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको पूछा है कि अब इस बेलन में कितना पानी बचेगा, तो बेलन में यही पानी बचा रहेगा और इधर का ये जो पानी बचा इधर का भी पानी बचा रहेगा, ये इतना ही तो पानी बचेगा। अब यानी ध्यान से बात को समझना, सवाल में क्या बोला एक बार फिर समझो कि एक आपका ठोस है ना, वो ठोस कैसे है, उसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है। वो जो शंकु है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, दोनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो पूरा ठोस था आपका, इस ठोस को हमने पकड़ के एक बेलन में ले जाकर डाल दिया। बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, और वो बेलन जो था वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। तो पूछ रहा है कि बेलन में कितना पानी बचेगा, तो जब ये उसके अंदर जाएगा तो जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर निकाल दिया होगा, तो बचेगा कितना पानी, पूरे बेलन के पानी में से, यानी बेलन में जितना पानी आया होगा तो बेलन में कितना पानी आया होगा, जितना बेलन का आयतन रहा होगा, तो पूरे बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा दो, वही जितना बचा उतना पानी बचा। सही है ना? तो आप पहले लिख लो, जो जो आपको दिया है आप लिखो। आपको क्या दिया है, शंकु दिया है, ऐसे लिखो, दिया है क्या, सबसे पहले शंकु के बारे में लिखे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या को चलो R1 बोल दे, R1 बराबर 60 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई यानी H1 ये कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, अर्धगोले की त्रिज्या को R2 मान ले, ये भी कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। बेलन का बात करें, बेलन की त्रिज्या को R3 मान ले, और ये भी कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, बेलन की ऊंचाई इसको H3 मान ले, और ये पूरा कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी बेलन के लिए 3 मान रहे हैं तो इसके लिए R3 और H3 बोल दिए। अब आप ये जरूर नहीं कि H1 के बाद H2 बोलो, H1 के बाद H5 बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, मानना ही तो है, आप XY मान सकते हो। तो यहाँ पर जब इसके लिए हम बेलन को 3 वाला फिगर मान लिए तो इसके लिए ऐसा, तो ठीक है। तो बेलन में बचे पानी की मात्रा, बेलन में बचे पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² माइनस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³। लेकिन बेलन के लिए आपने 3 बोला है, शंकु के लिए आपने 1 बोला है, और अर्धगोले के लिए आपने 2 बोला है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू नहीं दिया सवाल में पाई की वैल्यू नहीं दिया, तो एक काम करें पाई कॉमन ले ले, क्या सुनो इधर, पाई कॉमन ले ले, तो यहां पर क्या बचा R3 का स्क्वायर, R3 है कितना, ध्यान से देखिए बताओ R3 की वैल्यू कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू हाइट 180 माइनस 1/3 गुणे, ठीक है
चलो इसको बड़े कोष्टक में कर दे रहे ना, या मझले कोष्टक बना दे। यहाँ पर बड़ा कोष्टक एक बार बन ही चुका है ना, तो यहाँ पर मझला कोष्टक बना दे, क्योंकि एक कोष्टक छोटा लगाना ही पड़ेगा। तो 1/3 गुणे पाई तो कॉमन ले चुके हो बाहर, R1 का वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या तो वही 60 ही है, 60 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना 120 प्लस पाई कॉमन लेके बाहर कर दियो, तो यहाँ पर क्या बचा 2/3 गुणे R2, रेडियस भी कितना है 60। यहाँ पर अपना ये कोष्टक बंद कर दो। कोई दिक्कत, क्या हुआ? हाँ यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, ये R2 का क्यूब है ना यहाँ पर, ठीक है, थैंक यू, सुधार लेना। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम सोल्यूशन बस करना है, हल करना है, तो हम लोग हल करेंगे। आपको 22/7, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 60 का स्क्वायर था, एक काम करे 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर कॉमन ले ले, तो हाँ तो क्यूब है तो एक 60 बच जाएगा ना, स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक बच जाएगा, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60, यही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना 180 माइनस 1/3 गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे 160 बचा है, 160 बचा है, उसको वैसे रहने दो। तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 60 गुणे 60, 180 माइनस 3 चौक 12 होगा यानी 40, और 3 दूनी 6 20 हुआ, और 20 में 2 का गुणा करोगे ये भी 40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22/60 गुणे 7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 180 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 100, कुछ कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो सुनो, तो 6 के 36, और जब 36 में 22 का गुणा करो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 1 7, फिर 72 फिर आएगा, तो 2 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाए, अरे सॉरी 7 2 जोड़ना है ना, 7 2 9 और 7, तो कितना आ जाएगा 792, अभी 3 4 0 ना, अब इसमें आप कितने का भाग दोगे 7 का, तो जब 792 में 7 का भाग दो कितना आ जाएगा 7 1 के 7, फिर 9 बचा 7 1 के 7, फिर यहाँ पर 2 बचा 22, 7 3 21, फिर 1 बचा 10 बढ़ाओगे 0, 7 1 के 7, तो यानी जब भाग दो कितना आ जाएगा 1 1 3.1, और अभी गुणे 4 0 रहेगा ही रहेगा, और जब 4 0 का गुणा करोगे तो 1 0 दशमलव हटा देगा, और अभी 2 0 बचेगा, अच्छा सॉरी 4 0 है ना, 4 0 है ना, तो 1 0 हटा देगा 3 0 बचेगा, यानी 1 1 3 1, और अभी 3 0 बचेगा, ठीक है। सुने, और ये सब आपको किस में दिया है सेंटीमीटर दिया है ना, जब सब सेंटीमीटर दिया तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है, हाँ मतलब एक गोलाकार कांच का बर्तन, जैसे आप देखते हो ना सुराही टाइप, सुराही देखते हो ना, तो सुराही इसमें क्या है कि एक आपका इस प्रकार से गोलाकार बर्तन है, कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी जो गर्दन है यहाँ पर क्या है, ये बेलनाकार ऐसा है ना, इसका जो गर्दन है कैसा है बेलनाकार है, ठीक है। इस गर्दन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये आपको दिया 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास यानी यहां से पूरा यहां तक कितना है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जब आप इसमें पानी भरोगे ना, कोई एक बच्चा उसमें क्या किया, इसमें पानी भरा, तो जब वो पानी भरा पूरी तरीके से और वो बताया कि इसका आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो पानी भर के चेक किया ना, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, और पाई के वैल्यू कितना लेना है 3.14, सवाल में बोला है 3.14, तो आप कैसे बताओगे कि वो सही मापा है या नहीं मापा है, तो आप एक काम करो पहले अपने हिसाब से इसका आयतन निकाल लो, तो आप जो आयतन निकालोगे अगर वो इस आयतन के बराबर आ गया मैच कर गया यानी सही निकाला है, और गलत आ गया मतलब गलत कर दिया। तो वो पानी माप के पानी डाल डाल के बताया, जैसे अगर आप इसमें 1 लीटर का पानी डालोगे भर गया तो बता देगा इसका आयतन 1 लीटर है ना, हाँ वो पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो सुनो, तो अब इसका आयतन कैसे निकालोगे,
इसका आयतन आप कैसे निकालोगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, और जो इसका गर्दन और बेलनाकार है तो इसमें बेलन और गोला ये दो चीज लेके चलना है। तो चलो आपको दिया है, क्या दिया है, ध्यान से इधर देखना, इस बर्तन में प्रयुक्त बेलन, इधर सुनो, इस बर्तन में प्रयुक्त गर्दन के रूप में बेलन का ऊंचाई त्रिज्या, ये सब बर्तन में प्रयुक्त गर्दन के रूप में बेलन की क्या ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, बेलन की ऊंचाई को h मान ले, h बराबर या h1 मान लो ना 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को r1 मान ले, तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो व्यास है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब गोला का, ठीक है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या तथा, आप यहां पर लिख ले तथा गोले की त्रिज्या को r2 मान ले, r2 बराबर 8.5 का आधा, तो इतना सेंटीमीटर। तो आप भाग दो या नहीं भाग दो तो आप ऐसे रहने दो, बाद में हम लोग 2 का गुणा भाग अपना करेंगे वहां पर। तो इस बर्तन में आए पूरे जल की मात्रा, बर्तन ही बोला कि सुराही बोला है सवाल में, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, पूरा केवल बर्तन ही बोला है। तो बर्तन में आ सकने वाली पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन ना, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहां पर 1 बोल दे, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम r2 बोल देते हैं। तो चलो पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, पहले का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 का क्यूब, और पहले का ऊंचाई कितना दिया है 8, प्लस 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और त्रिज्या कितना है 8.5/2 का क्यूब। बात समझ में आ रहा है ना, तो बस आप सॉल्व करो, तो कितना, यहाँ पर 1 का वर्ग करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर सीधा 8 है, तो 8 का गुणा कर दो, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 1 के 8, 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो ना, प्लस देखो 4/3 गुणे 3.14 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो क्या 2 दूनी 4, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 5 13 3 से नहीं कट रहा है ना, और 4 1 5 ये भी तो 3 से वैसे कटता ही नहीं है, तो ठीक है, बस आप गुणा भाग करो, तो कितना आ जाएगा ये, एक काम करे क्या 3.14 कॉमन ले ले, थोड़ा गुणा भाग आसान हो जाएगा, शायद हो सकता है ना, तो 3.14 हम कॉमन ले लेते हैं। जब आप 3.14 कॉमन लोगे, यहाँ से 3.14 कॉमन लो तो यहाँ पर केवल 8 बचेगा, और जब 3.14 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर बस ये हो जाएगा, ठीक है, मैं 3.14 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या कौन सा कोई साइन नहीं है तो गुणा है, तो 3.14 8 प्लस, अब आप ऊपर का गुणा करो, तो पहले एक काम करो, आप इतना कॉपी कर लो, तो आप ये कॉपी कर चुके होगे, हमको बस इतना अपना सॉल्व करना है। तो चलो 85 में 85 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 45 2 42, फिर 8 5 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 है 64, और 64 4 68, तो 5 2, फिर 8 4 12 की 2 हासिल लगाए और 7, आपको इसमें फिर 85 का गुणा करना है, तो 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, 7 25 35 1 36 गुणे 8 45 की 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 2 18 की 8 हासिल लगाए, 8 7 56 56 1 57 ना, तो 5 2 1 6 6 12 13 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 1 6, लेकिन दशमलव के बाद देखो 8.5 8.5 8.5 दशमलव के बाद टोटल 3 अंक आ जाएगा, तो जब दशमलव के बाद 3 अंक लगा कितना आ जाएगा 6 से 14.125, क्या हुआ, अरे भैया 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 करोगे, दशमलव बाद देखेंगे, दशमलव बाद देखेंगे, दशमलव बाद देखेंगे, कुल मिला के दशमलव 3 अंक हुआ ना, तो कुल मिला के दशमलव बाद कितना आ जाएगा 3 अंक, तो यानी केवल अभी इतना, ये गुणा भाग 8.5 में 8.5 में 8.5 गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा 6 से 14.125, अभी यहाँ पर बटे 3 बचा ही है, बचा है, बात समझ में आ रहा है ना, तो अभी आप क्या करो, एक काम आप ऐसे कर सकते हो, बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 8 3 24 प्लस 6 से
14.125 बटे 3, तो 3.14। तो जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 3 8.125 बटे 3। बात समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, आओ आप इस पे गुणा भाग करो। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से इधर देखो, या तो 3.14 में 3 का भाग दे दो, फिर जो आएगा उसका गुणा कर दो, या तो इसी में आप 3 का भाग देके 3.14 का क्या कर दो, गुणा कर दो। अभी आप यहाँ पर एक चीज देखना, अभी यहाँ का 2 ही बचा है ना, तो जब यहाँ का 2 बचा है, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, तो 8 छंग 48, ठीक है, और 48 बटे कितना आ जाएगा, 6। तो जब 48 बटे 6 होगा तो एक जोड़ो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 8 4 12। अच्छा 8 4 12, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 1 5 5 1 6, और यहाँ पर 6 बचा ही है। अब देखो, तो अब बटे यहाँ पर कितना बचा, 6, तो 6 है तो 2 से सरल कर सकते हो, अरे ये तो 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, सब संख्या है, तो 2 1 के 2, बचा 1 11, 2 5 10, बचा 1 14, 2 7 14, गुणे 6 6 2.125, और यहाँ पर कितना बचा, बटे 3, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप दोनों का गुणा कर दो, फिर 3 का भाग देंगे, कर दो दोनों का गुणा, यानी 6 6 2.125, या एक काम करो, थोड़ा 3 का भाग दे दो, थोड़ा सरल छोटा हो जाएगा ना, तो गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 6 6 2 और 1 2 5, इसमें हम कितने का भाग दे रहे हैं, 3 का। 1 2 5 का भाग क्यों दिए, क्योंकि जो लास्ट में दशमलव है, हम इसको बटे 1000 ऐसे लिख दें, अरे दशमलव हटा दिए, नीचे 3 0 ना, तो भाग दे लेंगे, फिर उस हिसाब से अपना दशमलव लगा देंगे। तो कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो फिर बचा 2, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ा के फिर 1 उतारोगे, तो 3 7 21, फिर उतरा 2, फिर भागने जगह 0 बढ़ा के 5 उतारोगे, तो फिर 3 8 3 24, तो फिर बचा कितना, 1.0 3 3 9, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1.57 गुणे 2 2 0 7 0 8.3। लेकिन जब नीचे 3 0 है तो 3 0 और शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी 0.3 अंक इधर और शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी भाग देने के बाद ही इतना आ जाएगा। बात समझ में आया ना? तो आप चलो इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा, 220 और 7 0 8 3, इसमें आपको कितना का गुणा करना है, 157 का, तो 7 3 21 के 1 हासिल लगा दो, 8 7 56। अच्छा एक काम करो, ध्यान से इधर देखो, इधर सुनो, आपका जो आंसर है लगभग 345, यानी दशमलव बाद इतना 4 अंक लेके चलने का कोई बहुत मतलब है नहीं, तो हम लगभग 7 0 को लगभग इतना ऐसे रख दे, ये लगभग कितना हो जाएगा, 1.57 गुणे 22.07 ना, लगभग इतना ले लेते तो अपना क्या आ जाएगा, सरल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22.07, दशमलव बाद 1 अंक है, और इसको आपको कितना गुणा करना है, 157 सॉरी 1.57 का, तो 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 0 ये 0, बचा कितना 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा, 7 दूनी 14 15, 7 5 35 5 हासिल लगा 3, 5 0 ये 0 3, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, और जब 22.07 वैसे आ जाएगा, तो 9 5 4 9, 7 3 10 4 14 की 4 हासिल लगाए, 5 1 6 2 1 3 1 4 2 1 3, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, मिला के दशमलव बाद 3 अंक, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 346.499। तो आप क्या बोलोगे, ये तो आपका गुणा भाग था। देखो गुणा भाग में तो नहीं डर रहे हो ना, गुणा भाग आप करने का आदत डालो। तो देखो वैसे तो देखा जाए कि लगभग ये आयतन बराबर है, अगर देखा जाए तो लगभग ये आयतन बराबर है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर 1 दशमलव मतलब 1 दशमलव कुछ का अंतर आ गया। अगर दशमलव में केवल अंतर आता तो हम लोग वहां पर मैनेज करते, दशमलव बाद 2-4 अंक का मैनेज होता, लेकिन यहाँ पर सीधा कितने का अंतर आ रहा है, 1.499 का अंतर आ रहा है, तो इसने को गलत माना है, तो हम लोग भी गलत मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो आप क्या बोलोगे कि चूंकि बच्चे द्वारा मापा गया यह आयतन, या ऐसे सीधा बताओ, दिस इंप्लाइज दैट बच्चे द्वारा मापा गया आयतन क्या है, गलत है, यानी सही नहीं है। चलो वही लिख दो, सही नहीं। बात समझ आ रहा है ना? तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल से सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।